दोस्तों, आज की कहानी है मौसा जी अब रहने दो, बहुत हद हो गई। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। अक्ल धेले की नहीं है। निशी के मुंह से अपनी मौसियों के लिए ये शब्द सुनकर मौसा जी के तन बदन में आग लग गई और उन्होंने निशी के उसके परिवार के सामने ऐसा एक्सपोज किया कि वह निरुत्तर हो गई। सभी मौसियाँ राधा स्वामी मत को मनाने वाली बनी फिरती है, अक्ल धेले की नहीं है। निशी, मेरी साली की बेटी के वक्त शब्द पास से गुजरते जब मेरे कानों में पड़े तो मेरे तन बदन में आग लग गई। सर्दी की इस उफनती रात में भी भीतर के कोप के कारण मैंने स्वयं को अत्यंत उग्र पाया। इसका जवाब दिया जाना चाहिए। जैसे ही मैं पीछे को मुड़ा, मेरी पत्नी सरला मेरे मुड़ने का आशय समझ गई। सरला ने मुझे रोकते हुए कहा, नहीं, इस समय नहीं, इस समय हम किसी के समारोह में आए हुए हैं। मैं नहीं चाहती कुछ अप्रिय हो। एक बच्ची होकर उसे इस बात का ख्याल नहीं है कि बड़ों के कैसे बात की जाती है यानी चाहिए तो उसे इस बात का प्रत्युत्तर मिलना चाहिए। इसको उसकी स्थिति का संज्ञान करवाना आवश्यक है। बस तुम देखती जाओ। मैं निशु के पास जाकर बैठ गया। उसके साथ ससुर भी बैठे हुए थे। मैंने कहा, निशु बेटा, क्या कहा तुमने? उसका ढीलापन तो देखो। उसने वही बात दोहरा दी। उसे सास ससुर का भी लिहाज नहीं लगा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे स्वर में तीखापन था। देखो ना बड़े मौसा, परसों मेरे फूफा की मृत्यु उपरांत उठाला था। कोई मौसी नहीं आई। वह हमेशा मुझे बड़े मौसा कहकर बुलाती थी। क्यों? तुमने अपने मम्मी पापा से नहीं पूछा? नहीं, कुछ भी कहने से पहले तुम्हें उनसे पूछना चाहिए था। नहीं पूछा तो कोई बात नहीं। वैसे तो तुम बच्ची हो, तुम्हें बड़ों की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। अब तुम पढ़ ही गई हो तो तुम्हें हमारे मन के भीतर की तीखेपन का भी अनुभव करना पड़ेगा। मैं अल्प समय के लिए रुका, फिर वहां तुम्हें अपने मायके के परिवार के बुजुर्गों की कहा तक याद है। मुझे याद है जब पापा की चाची की मृत्यु हुई थी तो फिर तुम्हें यह भी याद होगा कि हम सब यानी तुम्हारी मौसिया मौसा, तुम्हारे पापा की चाची चाचा और माँ यानी तुम्हारी दादी की मृत्यु पर कब हाजिर नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि आज़ादपुर मंडी के पास डीडीए फ्लैट में मुझे नहीं पता वे तुम्हारे पापा के क्या लगते थे, हम वहाँ भी हाजिर थे। नोएडा में भी पता नहीं किसकी मृत्यु हुई थी, हम पूछ कर वहाँ भी हाजिर हुए थे। इतनी दूर फरीदाबाद से इन स्थानों पर जाना कितना मुश्किल होता है। तुम जैसी लड़की को इस बात का अनुभव हो ही नहीं सकता। मैंने अपने जज्बातों को काबू में किया और फिर बोला, पिछले वर्ष मेरी माँ की मृत्यु हुई थी अपने भाई संग हरिद्वार में। उनके फूल प्रभावित करने के बाद जब घर लौटा तो सभी जाने कहां कहां से अफसोस करने आए थे। अपने पापा से पूछना, वे आए थे? अरे आना तो दूर, अफसोस का टेलीफोन तक नहीं किया। मुझे याद है उन दिनों पापा के घुटनों में दर्द था। निशी ने सफाई देनी चाहिए, सब बकवास है। टेलीफोन करने में घुटनों में दर्द होता है। उसके 2 रोज बाद तुम्हारे मामा ससुर की मृत्यु हुई थी। कहाँ 6 घंटे का सफ़र करके श्रीगंगानगर अफसोस प्रकट करने गए थे, तब उनके घुटनों में दर्द नहीं हुआ। तब ये तुम्हारे फूफा जी भी जीवित थे। क्या उनका मेरी माँ के मृत्यु पर अफसोस करना नहीं बनता था? तब वे कहाँ गए थे? तुम्हारी मम्मी पापा ने उनको बताया ही नहीं होगा। नहीं तो वे तुम्हारी तरह, तुम्हारे मम्मी पापा की तरह असभ्य नहीं हैं। मैं उनको तुम्हारे पापा की शादी के पहले से जानता हूँ और जिन मौसिया के लिए तुम इस प्रकार के अभ्यास शब्दों का प्रयोग कर रही हो, उन्होंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। वह सब तुम भूल गई। याद करो, तुम्हारे पंजाबी बाग वाली मौसी और मौसा, जिनको आज तुम नमस्ते करना भी गंवारा नहीं समझती।
तुम्हारे ब्याह की सारी मार्केटिंग उन्होंने ही करवाई। घर पर बुलाकर न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे ससुराल वालों को खाना खिलाया, शगुन भी दिए। न केवल इस मौसी ने बल्कि सभी मौसियों ने ऐसा ही किया। उनके बहू बेटों को किसने खाना खिलाया अथवा शगुन दिए? तुम्हारी बेटी होने पर पंजाबी बाग वाली मौसी ने 9-9 किलो की देसी घी की पंजीरी अपने पल्ले से बना कर दी। तुम इतना जल्दी भूल गई? एहसान फरमोश कहीं की। अपने पापा की तरह आपको मेरे और मेरे पापा के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है, और तुम्हें थेले की अक्ल नहीं है। कहने का अधिकार है। मैं बताता हूँ तुम्हारे पापा एहसान फरमोश कैसे हैं। तुम्हें याद होगा, तुम्हारे पापा के दिल का ऑपरेशन हो रहा था, नए वाल्व पड़ने थे। जी याद है। ऑपरेशन के लिए 9 यूनिट खून चाहिए था, वह पूरा नहीं हो पा रहा था। तुम्हारे इसी पंजाबी बाग वाले मौसा ने और मैंने अपना खून देकर उस कमी को पूरा किया था। याद आया? जी, आज तक अनेक विसंगतियां होने के बावजूद हम मूक रहे, तो केवल इसलिए कि हम खूनदान जैसे पवित्र कार्य को लज्जित नहीं करना चाहते थे। लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे पापा के खराब व्यवहार के हमें मजबूर कर दिया। यह नहीं है कि तुम्हारी मम्मी इस तरह के व्यवहार से अछूती है। जाने अनजाने में वे भी तुम्हारे पापा संग खड़ी है ना। खड़ी है तो मार खाए क्यों, यह तुम बड़ी अच्छी तरह से जानती हो। निशी ने मेरी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। शायद उसके पास कोई उत्तर था ही नहीं, परंतु मैं प्रहार करने से नहीं चूका। अरे छोड़ो तुम्हारे पापा को। हमारे दुख से दुख तो क्या, हमारी खुशी से भी कोई खुशी नहीं थी। तुम्हें याद होगा, हमारी 25वीं मैरिज एनिवर्सरी में तुम किस प्रकार अंतिम क्षणों में पहुंची। तुम्हारे पापा फिर भी ना आए, जबकि तुम्हें पता है तुम्हारे पापा को स्वयं मैंने कितने प्यार और सम्मान से बुलाया था। तुम्हारी मम्मी ने ना आने के लिए कितना घटिया बहाना बनाया था। शायद तुम्हें याद न हो, वहाँ चोरियाँ हो रही है, इसलिए वे नहीं आए। क्या तुम अपने समारोह में इस प्रकार के बहाने स्वीकार कर लेती? सत्य बात तो यह है, वे हमारी खुशी में कभी शामिल ही नहीं होना चाहते थे। कभी हुए भी तो मन से नहीं, या तुम भी जानती हो और हम भी। यह बात अलग है, तुम इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार न कर सको। और मेरे बेटे सोमू की शादी में क्या हुआ? मौसा की मिलनी थी। बड़े मौसा होने के नाते मिलनी का अधिकार तुम्हारे पापा को था। कुछ समय पहले वे वहीं खड़े थे। हमने आवाज़ें भी दी, परंतु वे जानबूझकर वहां से खिसक गए। मिलनी तुम्हारे पंजाबी बाग वाले मौसा को करनी पड़ी, और उनकी शराफत देखो। यह नहीं कि जो पैसे और कंबल मिला अपने पास रख ले, बल्कि उस सब को तुम्हारे मम्मी पापा को दे दिया, क्योंकि यह उन्हीं का अधिकार समझा गया। तुम्हारी शादी में मेरे साथ क्या हुआ? मिलने के लिए 4 बार पगड़ी पहनाई गई, 4 बार उतरी गई, और मिलनी फिर भी ना करवाई गई। हमने तो मिलनी करवाने के लिए नहीं कहा था। इस प्रकार बेइज्जत करने का अधिकार तुम्हारे मम्मी पापा को किसने दिया? इस प्रश्न का उत्तर है तुम्हारे मायके वालों के पास। कलांत में सोचा था तुम सब यह योग्य ही नहीं जिनसे किसी प्रकार का संबंध रखा जाए, लेकिन तुम्हारे पापा तो हमारी हरकतों से बाज नहीं आए। क्या तुम अथवा तुम्हारी मम्मी इसके प्रति नहीं जानती है, परंतु इसे दूसरों के समक्ष स्वीकार नहीं करना चाहती। उसी शादी में तुम्हारे पापा ने कहा था कि मैंने खाना ही नहीं खाया। जब वीडियो रील बनकर आई तो उसमें प्लेट भरकर खाना खाते देखा गया। अपने पापा की इस हरकत को तुम किस संज्ञा का नाम दोगी? यह नहीं है कि तुम्हें तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे भाई को इसके प्रति पता नहीं है, बस वक्त कारणों के तुम सब स्पष्ट स्वीकार नहीं कर पाते। निशु ने फिर भी मेरी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया, या मुझे यह समझाना चाहिए
कि वह मेरे समक्ष निरुत्तर हो गई है। परंतु मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई थी। तुम्हारे भाई ने कार ली, हम सब ने बधाई दी। हमारे बच्चों ने भी कारें ली, हमें किसने बधाई दी? यह तीखा प्रश्न आज भी मेरे समक्ष मुंह बाए खड़ा है। पिछले दिनों मैं और सरला अमृतसर में थी, तुम्हारे नानी नाना के पास। तभी तुम्हारी मम्मी का टेलीफोन आया था कि कार लेने की इनको बधाई दे दो और कहना कि वे ब्यास गए हुए थे, इसलिए बधाई देने में देर हो गई। बधाई दे दी गई, सभी तो चुप रहे। पर तुम्हारी मामी बोली थी कि जब कभी निशा दीदी यानी तुम्हारी मम्मी उनके सामने होगी तो वे पूछेगी कि उनके भाई ने जाने कैसे कैसे अपना घर बनाया, उसको बधाई किसने दी। मैं जानता हूँ उस समय इस प्रश्न का उत्तर ना तुम्हारी मम्मी के पास होगा और ना तुम्हारे पापा के पास। मुझे आश्चर्य नहीं होगा उस समय इस प्रश्न से बचने के लिए तुम्हारे पापा जानबूझकर कहीं खिसक जाए, जैसा वे अक्सर करते हैं। मामू के गृह प्रवेश में तुम्हारे भाई के जाने तक बात नहीं बनती थी, बल्कि तुम्हारे मम्मी पापा का टेलीफोन पर बधाई देना भी बनता था। पूछना बधाई दी थी क्या? औरों से ऐसी आशा करना मूर्खता नहीं है जो वे स्वयं नहीं कर सकते। तुम्हें याद होगा निशी अपने पापा की एक बार और बेईमानी हरकत का। एक मौसी की बेटी की शादी में वे नहीं आए थे। जब तुम्हारी शादी हुई, सबके समझाने पर तुम्हारी वह मौसी न केवल स्वयं उपस्थित हुई बल्कि अपने परिवार को लेकर आई, यह सोचकर कि यदि एक व्यक्ति गलत हो तो उसे खुद को गलत नहीं होना है। जानती हो तुम भी तो वही थी। प्रसंग उठने पर किस प्रकार तुम्हारे पापा ने उनकी बेइज्जती करने में एक क्षण भी नहीं लगाया था। हमने कौन सा बुलाया है? उस समय मेरे मन में बड़े तीखे रूप से आया था कि तुम सब ऐसे ही नहीं जिनसे किसी प्रकार का संबंध रखा जाए। तुम्हें अफसोस होगा कि कल तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी थी और मौसियों ने तुम्हें बधाई नहीं दी। तुम मौसियों को धेले की अक्ल नहीं है कहती हो और तुम्हारा भाई उनके राज खोलने की बात करता है। क्या तुम समझती हो ऐसी स्थिति में तुमसे, मेरे भाई से, तुम्हारे मम्मी पापा से किसी प्रकार का संबंध रखे जा सकते हैं, बल्कि यह कहने की आवश्यकता है कि हमें माफ़ करो। भविष्य में तुम्हें हमारे सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं है और ना ही हमें। मुझे एक कहावत स्मरण हो रही है कि सांप के बच्चे सपोलिए में मैं मूक हो गया था। शायद मेरे पास और कुछ कहने को शेष नहीं था। निशु भी मूक थी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। अपने मायके वालों के एक्सपोज हो जाने से वह आवक थी। निशु के सास ससुर भी मूक और भाव शून्य बैठे थे। शायद वह भी अपनी बहू की बदतमीजी और बदजमानी के प्रति जानते थे। मुझे नहीं लगता है कि निकट भविष्य में कोई इन टूटते रिश्तों को बचा पाएगा।